नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आई होप आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे भैया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब मोटिवेटेड होंगे। वैसे स्टूडेंट जो बीपीएससी शिक्षक बहाली के अंतर्गत शिक्षक बनने वाले, क्योंकि आप लोग की जो भी है मंजिल अब नज़दीक है। एक गाना है कि धीरे धीरे वो मेरे करीब आ रही है, ऐसा ही वाला एक गाना। मैं गाना नहीं गा सकता, नहीं तो लोग कहेंगे कि भाई साहब आजकल आप न्यूज़ छोड़कर और गाना ही गाने लगे हैं। तो खैर ये सब मुद्दा से हटकर अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन ही होगा कि एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज 10 के आप लोग अगर लाइक करा देते हैं तो जितना मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी ज़्यादा आपके लिए कोशिश किया जाए और मेहनत किया जाए, जो भी आप लोग के बीच मैसेज मैं पहुंचा पा रहा हूं। तो 10,000 आज का टारगेट है आप लोग का के द्वारा लाइक करने का। अब आप लोग जैसे भी करिए। और हाँ, जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरा आपका वीडियो हमारे पास कभी काल आता है जो होम पेज पे यूट्यूब पे दिखलाता है, कभी काल वो भी नहीं दिखलाता है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी दिखला पाएगा और आपके पास मैसेज भी चल जाएगा। अब हम आते हैं भैया अपने टॉपिक के ऊपर, अपने मुद्दा के ऊपर। टॉपिक क्या है, आप लोग जानते हैं कि अभी शिक्षक बहाली को लेकर काउंसलिंग 9, 10, 11, 12 यानी कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक का होने वाला था, जिसमें शिक्षा विभाग की तरफ से अभी रिसेंटली में, अगर मैं प्रेजेंट में कहूँ तो, रोक लगा दिया गया है। ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं। कल हमारी साथ हमारी कुछ टीमें जो भी थी, सारे लोग जो भी है मिशन 50 के रंजीत कुमार जो टीचर हैं, पॉपुलर टीचर हैं, उनके साथ कल जाके बैठक हुई, बातें हुई। उसके बाद जब बीपीएससी आयोग में तमाम लोग गए तो बीपीएससी आयोग कल बंद रही। सचिवालय जब गए तो सचिवालय में भी लोग नहीं मिले। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोशिश तो किया गया। उसके बाद जो भी है सुशील मोदी के यहाँ भी कुछ लोग गए, मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता, बट गए हैं। जो भी है प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आप लोग के लिए हो जाए फिर से चालू जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो रोक दिया गया है। देखिए, रोकने से क्या होगा कि ये लंबे ठंडे बस्ते में जा सकता है। और बिहार सरकार को तो आप लोग जानते ही हैं कि वो किस प्रकार के काम करती है। अगर अभी वो रिसेंटली में इतनी तेज़ी में काम कर रही है तो आने वाले समय पता नहीं, एक बार अगर वो ठंडे बस्ते में चला जाता है तो काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छठा चरण 2019 में स्टार्ट हुआ और 2022 में ख़त्म हुआ। और उसी वक्त से ही 7वें चरण का जिक्र चल रहा था कि जल्द ही 7वें चरण आएगा। जिस समय प्राइमरी शिक्षा के निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार थे, उस वक्त वो 30,000 नौकरी भी बोले थे कि भैया हम 30,000 नौकरी 7वें चरण के अंतर्गत देंगे, जो दिसंबर सीटेट क्वालिफाइड। खैर चलिए, ये सब पुराना मैटर है। मैं आप लोग को रिकॉल कराना चाह रहा हूँ, और रिकॉल आप लोग के रिक्तियों के लेकर भी मैं कराऊंगा ये वीडियो के अंत में। और आप लोगों में PDF प्रोवाइड भी कराने वाला हूँ कि आपके ज़िले में कितनी रिक्तियाँ। देखिए, ये रिकॉल मैं इसलिए कराना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग का अभी तक प्रश्न उठ रहा है कि सर एक बात बताइए कि कटअप कितना जाए। कटअप को लेकर अभी तक एक भूचाल सा मचा हुआ है। तो वो जो PDF है, एक बार आप लोग खुद देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि मैं जहाँ पे आवेदन किया हूँ, जो 3 डिस्ट्रिक्ट का मैंने सिलेक्टेड किया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, वो डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी रिक्तियाँ, कितने लोग आवेदन किए हैं, उसका भी मैं प्रयास में हूँ कि आप लोग के बीच प्रोवाइड जो भी है करा दिया जाए कि कौन यानी कि बिहार से कितने लोग आवेदन किए, आउट ऑफ बिहार से कितने लोग आवेदन किए हैं, D.Ed वाले कितने के हैं, B.Ed वाले कितने के हैं, किस कैटेगरी में कितने लोग आवेदन किए हैं। ये हमारी प्राथमिकता है और ये कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ कि आप लोग के बीच ये भी प्रोवाइड करा दिया जाए। पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अभी 9 से 11 तारीख तक जो भी है प्रश्नों के जो भी है चैलेंज करने को लेकर डेट दिया गया बीपीएससी आयोग यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। और आप लोग से निवेदन होगा, सारे लोग से निवेदन होगा जिनका खासकर कम मार्क्स आ रहा है या फिर 30 आ रहा है, 35 आ रहा है, 40 आ रहा है, 45 आ रहा है, तो मैं इन तीनों, ये जितने भी लोग को मैं अभी बताया हूँ, ये सारे लोग प्लीज़ जिस प्रश्न पे आप लोग का डाउट लग रहा है कि बीपीएससी द्वारा ये प्रश्नों का जो आंसर है वो सही नहीं दिया गया है, आप सारे लोग चैलेंज कीजिए। और सारे लोग प्रश्न NCERT बुक या जो भी है रेपुटेटेड जो बुक हो वो बुक का प्रूफ आपको देना होगा। रेपुटेटेड बुक कहने का मतलब हो कि जैसे कि NCERT, SCERT या फिर लुसेंट, आप किसी बुक का जो भी है वहाँ का स्क्रीनशॉट हो या फिर वहाँ का फ़ोटो पिकअप करके और अंडरलाइन करके और आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये मात्र 11 तारीख तक ही डेट दिया गया है, ये कतई भी मत भूलिएगा। अब आपके बीच एक प्रश्न उठ रहा है कि सर दूसरे स्टूडेंट तो कर ही रहा है तो हम क्यों करें, मैं अगर नहीं करूँगा तो ऐसा क्या ये सारे लोगों को मिलेगा मौका। तो देखिए, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 120 प्रश्न है और किसी
मान लेते हैं कि किसी को 1 नंबर प्रश्न में कन्फ्यूजन होगा कि ये आंसर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, किसी के 5 नंबर में, किसी का 20 नंबर में, किसी के 50 नंबर में, तो किसी के 5 नंबर में, ऐसा हो सकता है। तो मैं ये ही कहना चाह रहा हूँ कि आप खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी बने, खुद के जवाबदेही बने। मेरे पास बहुत सारा लोगों का कॉल आ रहा है कि सर अगर दूसरे व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं तो हमें करने की क्या आवश्यकता है, मैं अगर नहीं करूंगा तो क्या ऐसा काम नहीं चलेगा? तो नहीं भैया, दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है ये छोड़िए, आपको भी मन के अंदर एक प्रश्न उठ रहा है, मैं समझ सकता हूं कि दूसरा कर रहा है तो क्या जरूरी है मेहनत करने का। तो नहीं, आपको जो भी प्रश्न पे डाउट है उसका चैलेंज आप कीजिए, प्रूफ लेकिन आप ढूंढिए। इंटरनेट की ज़माना है, अभी मेरे पास पीछे अगर डिजिटल बोर्ड होता तो मैं समझा भी देता आप लोग को कि कैसे किस प्रकार ढूंढना है। गूगल पर जाकर आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी या जो भी है एनसीईआरटी खासकर आप बुक सर्च आउट कीजिए और जिस भी प्रश्न है उस प्रश्न को लिखिए। आज के ज़माने में भैया इंटरनेट के ज़माना है, ढूंढना बड़ी आसान है, आपको प्रूफ भी ढूंढना काफ़ी आसान है। तो जिस प्रश्न पे आपका डाउट है, आप लोग से निवेदन है कि आप सारे लोग चैलेंज की, नहीं तो देखिए कंपटीशन के ज़माना ऐसा है, खासकर अगर जो व्यक्ति बैंकिंग का एग्ज़ाम दिए होंगे, मैं भी एक समय था कि बैंकिंग पीओ का प्रिपरेशन करता था कैरियर प्लानर में, मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ, तो वहाँ पे देखता था मैं कि भैया 0.0 से लोग बाहर होते थे, छटाते थे। तो मैं यही कह सकता हूँ कि पॉइंट महत्वपूर्ण होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दुनिया में, और 1-2 नंबर यहाँ पे बढ़ेगा। अगर 2 नंबर 4 नंबर भी अगर आपका बढ़ जा रहा है, जैसे कि आपका 40 नंबर आ रहा है, 4 नंबर बढ़ जाने के बाद 44 हो जा रहा है, कटअप आपका जा रहा है 41, 42, 43, तो सोच लीजिए कि आपका पारघाट लग सकता है। नहीं तो आप 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर से भी बैकअप हो सकते हैं। 3 नंबर से भी लोग बैकअप होता है। तो पॉइंट से जब यहाँ पे कंपटीशन के ज़माना में लोग बाहर हो जा रहा है तो खैर आप लोग तो सूझ ही सकते हैं, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया अपीयरिंग वालों के लिए आप बातें क्यों नहीं कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, अपीयरिंग वाले यानी कि कुछ लोग अपीयरिंग में है, डीएलएड अपीयरिंग है, तो कुछ लोग सीटेड अपीयरिंग है। जैसा कि अभी रिसेंटली में मेरे पास एक स्टूडेंट का फ़ोन है, अभी तुरंत ये वीडियो बनाने से पहले, कि सर सीटेड अपीयरिंग वालों के लिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार आवाज़ उठा दीजिए अपनी वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, मैं डीएलएड अपीयरिंग के ऊपर बातें कर चुका हूँ, सीटेड अपीयरिंग के ऊपर तो मैं बातें अभी तक नहीं किया, लेकिन डीएलएड के ऊपर बातें यही है भैया कि उसका वो जो है बीएससीबी के द्वारा वो कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पे जो है ये जो भी है बीपीएससी आयोग द्वारा लिया जाता है। तो यहाँ पे दूर दूर तक कोई रिश्तेदार रिलेशन ही नहीं, यहाँ गवर्नमेंट एक है, ये बात सही है। जब मैं बातें किया कि अपीयरिंग को लेकर, तो जैसा कि जो कट ऑफ डेट, जो टेंटेटिव डेट दिया गया है कि इतना तारीख तक आपके पास आप क्वालिफाइड होना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वही कुछ बताया गया कि ये जो है ये पहले भी बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से कंफर्म कर दिया गया था कि आपको इतनी तारीख तक है क्वालिफाइड हो जाना अनिवार्य है, इतनी तारीख तक जो भी है कट ऑफ डेट क्वालिफाइड करना अनिवार्य है, और इतनी तारीख तक कट ऑफ डेट जो भी है क्वालिफाइड करना अनिवार्य है, डॉक्यूमेंट भी आना अनिवार्य है। एक टेंटेटिव डेट भी आप लोग को दिया गया था। मैं अब मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है, वो डेट मेरे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी डेट दिया गया है आप लोग को कि इतना तारीख तक आपको पास कर जाना है, इतना तारीख तक आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो भैया आप अगर अभी तक पास भी नहीं किए हैं तो किस बेस पे मैं वहाँ पे बातें करने जाऊँ? और किसी भी अधिकारी से आप एक बार ही बातें कर सकता है, आपके लिए मैं बार बार जाकर किसी से बातें नहीं सुन सकता। और हाँ, इतना बात यह है कि अपीयरिंग के लिए हमने कोशिश किया, सीटेट के लिए मैंने अभी तक सीटेट अपीयरिंग वालों के लिए मेरे तरफ से किसी प्रकार की कोई कोशिश नहीं किया गया है, लेकिन अब मेरे पास ज़्यादातर प्रश्न आने लगा है, तो मैं सीटेट अपीयरिंग वालों के लिए भी मैं थोड़ा सा जो कुछ भी है जानकारी लेने का प्रयास करूँगा कि क्या कुछ किया जा सकता है, क्या प्रावधान किया जा सकता है। आप लोग से निवेदन होगा, खासकर अपीयरिंग वाले स्टूडेंटों से, कि देखिए जो भी आपका प्रश्न मेरे पास आ रहा है, हर प्रश्नों का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, बस इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि प्रयास किया जा रहा है कुछ हो जाए। लेकिन ये जब अतुल प्रसाद जी जब जिस समय ये अपीयरिंग वालों को अलाउ किए थे, उस वक्त भी उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, अपने जिम्मेवारी पे ये आप एग्ज़ाम दीजिए, नहीं तो आपका एक अटैम्प्ट भी काउंट हो जाएगा, और आपका अगर उस वक्त तक आप अगर एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं या फिर आपके पास डॉक्यूमेंट अप्रूवल डॉक्यूमेंट नहीं वेरिफिकेशन के वक्त मिल पाता है तो आप अमान्य करार किए जाएंगे। अमान्य का मतलब होता है कि आप बाहर आपको कर दिया जाएगा। बाहर करने का मतलब है कि आपका एक अटैम्प्ट भी बर्बाद हो जाएगा, यानी कि लाइफ टाइम 3 अटैम्प्ट भी बीपीएससी द्वारा दिया जाना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी नवंबर से दिसंबर तक अगर डिले नहीं होती है ये 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली, तो नवंबर तक ही आप लोगों को फिर से 8वीं चरण 1.50 लाख शिक्षकों की बहाली देखने को मिलने वाली है, जिसमें सबसे अधिक अगर देखा जाए तो 6 to 8 की रिक्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी।
और जो लोग पेपर 2 क्वालिफाइड है वो लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 6 to 8 की रिक्तियाँ, तो उन लोग के लिए अच्छी खबर जल्द ही देखने को मिलेगा और मेरे तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। एक प्रश्न और उठ रहा था कि सर जो अपीयरिंग सीटेड वाला है, अपीयरिंग सीटेड वाले के लिए प्रश्न आप उठाइए, तो आज से मैं वो भी कोशिश करूंगा अपीयरिंग सीटेड वाले का। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बायोमेट्रिक स्कैनिंग के लेकर मेरी बातें हो पाएंगी, अगर आज कल में अगर हो पाती है तो मेरे तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा कि बायोमेट्रिक लिया जाए। विशेष जानकारी के लिए आप लोग अपना प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। किसी प्रकार के प्रश्न हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा, अपना राय दीजिएगा, अपना मशवरा दीजिएगा, और किसी प्रकार का प्रश्न हो तो वो भी दीजिएगा, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया। सब्सक्राइब करना भैया अनिवार्य है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सारे लोग सब्सक्राइब कीजिए, फालतू का नहीं, सही जानकारी ही लेने का प्रयास कीजिए। फिर से कहूँगा सीटेट अपीयरिंग वालों के लिए जल्द ही मेरे तरफ से प्रयास किया जाएगा और कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। डीएलएड अपीयरिंग और सीटेट अपीयरिंग ये दोनों अभी पेंडिंग ही समझिए। थैंक यू।